endocrine organ. So excess iron, this is going to be absorbed in higher quantities and going to deposit in different body organs. On the top it is the liver, on the second it is the pancreas. ठीक है, तो इसी की वजह से लिवर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, पैंक्रियास में ब्रॉन्स डायबिटीज होती है. कौन सी डायबिटीज होती है ये? ब्रॉन्स डायबिटीज. तो इसकी भी डिटेल आ जाएगी. अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके टाइटल पर, ये जो मैंने कहा इनहेरिटेड, याद रखिएगा. व्हाट इज दिस टाइप? दिस इज द हीमोक्रोमेटोसिस. वी सिंपली मीन प्राइमरी और हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस. अच्छा, सिंपली अगर हम टर्म कह रहे हैं हीमोक्रोमेटोसिस, वी मीन दैट प्राइमरी. वी मीन दैट प्राइमरी एंड दैट प्राइमरी इज हेरिडिटरी, इनहेरिटेड. इसको हम होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन. एक और हीमोक्रोमेटोसिस भी है, लेकिन वो अनकॉमन है. ठीक है, लेकिन उसकी कॉजेस इजी समझ में आ जाते हैं, वो आपको लिस्ट में दिखाता हूं. दैट इज द सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस. दिस इज द एक्वायर्ड. अब ये लिस्ट हम डिजीजेस की क्या डिस्कस कर रहे हैं? इनहेरिटेड डिजीजेस की. लेकिन ये कौन सी डिजीज है? एक्वायर्ड. इसको हम क्या कहते हैं? Hemosiderosis. This is the hemosiderosis. This is again the accumulation of excess iron in the tissues that occurs as a consequence of the either parenteral administration of iron, usually in the form of the transfusion or some other causes. तो ये हो गया हमारा क्या है? Hereditary. Hereditary में जीन म्यूटेशन से, डिफरेंट जीन से इनकी म्यूटेशन हो जाती है और इस जीन म्यूटेशन की वजह से एक्सेस आयरन है जो कि जाके डिपॉजिट होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद टिश्यू में डिपॉजिट होगी. ये लिस्ट आ गई कौन सी? सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस की, जिसको हम हीमोसिडरोसिस भी कहते हैं. पैरेंटल आयरन ओवरलोड है, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन से, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट में, एप्लास्टिक, सिकल सेल, ल्यूकेमिया इन पेशेंट्स में, लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स में, और उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जब इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस होती है, जिसका बीटा थैलेसीमिया आ गया. उसके बाद इंक्रीज ओरल आयरन अपटेक, इंक्रीज अपटेक हो कुछ पॉपुलेशंस हैं, कुछ इंसाइडल. तो ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर द कॉजेज ऑफ द सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस और हीमोसिडरोसिस. तो हमारा मेन कंसर्न क्या है यहाँ पर? प्राइमरी पर है, एंड प्राइमरी दैट इज बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन. अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है, हीमोक्रोमेटोसिस. ये एचएनई स्टेन है, ये जो है स्पेशल स्टेन यूज की गई है. कौन सी? पर्शियन ब्लू स्टेन. दिस पर्शियन ब्लू स्टेन गिव्स ब्लू कलर to the intracytoplasmic accumulated iron. Intracytoplasmic iron, this is shown as blue. और इस पिक्चर में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा गोल्डन शेड आ रहा है साइटोप्लाज्म. इसमें सेल कैसा है? ये छोटा सा न्यूक्लियस है. ये छोटा सा क्या है? न्यूक्लियस है. इसमें ये बाउंड्रीज नजर आ रही हैं. ये एक हेपेटोसाइट है, ये एक हेपेटोसाइट है. फील हो रहा है? ये अंदर न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई, और इसकी ये हल्की सी अगर इमेजिनरी बाउंड्रीज आप देखें तो हल्की सी बाउंड्रीज भी नजर आ रही हैं जो कि हेपेटोसाइट्स हैं. तो ये डिफरेंट हेपेटोसाइट्स हैं और उनके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियाई है. इनमें देखें कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ब्राउनिश पिगमेंट्स भी नजर आ रही हैं. कहीं कहीं पर ये डॉटेड फॉर्म में ब्राउनिश नजर आ रही हैं, कहीं कहीं पर ये गोल्डन येलो या ब्राउनिश कलर के शेड नजर आ रहे हैं. ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द आयरन ऑन द रूटीन स्टैंडिंग. ये कौन सी स्टैंड है? HNE. व्हाट इज द स्पेशल स्टैंड वी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द आयरन? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू. और यहाँ पर स्पेशल स्टैंड हमने यूज की हुई है पर्शियन ब्लू स्टैंड. अ वेरी इंपॉर्टेंट बीसीक्यू जो कि मेडिकल ऑफिसर की टेस्ट में, पब्लिक सर्विस कमीशन में या हम भी कभी कभार ये देते हैं. तो ये स्पेशल स्टैंड पूछी जाती है. नॉर्मली बॉडी स्टोर्स कितने हैं? 2 to 6 ग्राम है. और उसके बाद जो है 98% ये हेपेटोसाइट में नॉर्मली स्टोर हो रहा है. सिवियर हेमोक्रोमेटोसिस में वी सी दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ अप टू 50 ग्राम्स ऑफ द आयरन. क्लिनिकली हम पेशेंट्स में देखते हैं हेपेटोमेगाली होगी, एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आते हैं. स्किन पिगमेंटेशन इज देयर एंड दिस इज मोर predominant on the sun exposed areas. This skin pigmentation is because of the accumulation of iron in the skin cells. Skin के cells में जाके ये deposit हो रही है. अच्छा, उसके बाद जो है ये ग्लूकोज की होमियोस्टेसिस को डीरेंज करती है. पैंक्रियास में हमने देखा कि ये एक्सेस आयरन
सिर्फ लिवर में डिपॉजिट नहीं हो रही, कुछ और ऑर्गन्स में भी जा रही है। पेनक्रियास इज वन ऑफ दोज ऑर्गन्स, और यहाँ पर डायबिटीज देखने को हमें मिलती है। यही आयरन जो है हार्ट में जाके डिपॉजिट होती है और हार्ट में एरिथमियास, कार्डियोमायोपैथीज करवाती है। उसके बाद यही जॉइंट्स में जाके इन्वॉल्व करती है और फिर आर्थराइटिस करवाती है। एंड यू सी दैट इज 200-fold ग्रेटर रिस्क ऑफ द hepatocellular carcinoma in these patients who are having the hemochromatosis. तो HCC का जो रिस्क है, this is not the cause, but the risk of HCC and death is due to hepatocellular carcinoma. The risk is 200-fold more in there as compared to the general population. Second number पर है Wilson's disease. This is another inherited metabolic disorder. Inherited metabolic disorder. Inherited है autosomal recessive disorder है। autosomal recessive वो भी था। autosomal recessive का क्या मतलब होता है? ऑटोसोम्स को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। 22 पेयर्स हमारे क्या है? ऑटोसोम्स के हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब हाँ, तो ये डिजीज तब तक अपीयर नहीं होती जब तक दोनों जीन्स इन्वॉल्व ना हो, दोनों जीन टारगेट ना हो जाए। तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें भी जीन म्यूटेशन जो हो रही है, ATP7B जीन है जिसकी म्यूटेशन हो जाती है। जीन याद करना जरूरी नहीं है। अगेन देयर इज accumulation of the toxic level of the copper. कॉपर की बहुत ज्यादा accumulation हो जाती है टिश्यूज ऑर्गन्स में, और liver is the prime organ, then brain and the eye, they are the some other organs which may be targeted or affected because of the copper accumulation. अब हम देखते हैं morphologically, तो क्या नजर आएगा? mild to moderate, there's fatty change which is mild to moderate, and second is hepatocyte necrosis. तो दो चेंजेस देखने को मिलती हैं, एक है फैटी चेंज, दूसरी है हेपेटोसाइट नेक्रोसिस। जहां पर नेक्रोसिस होती है, अल्टीमेटली इफ दिस इज लॉन्ग chronic goes on in the chronic run, बहुत लंबे अरसे तक जा रही है, then we see this necrosis is replaced by the fibrosis. तो ऐसे पेशेंट्स में लिवर फाइब्रोसिस होना, लिवर सिरोसिस होना ज्यादा चांसेस होते हैं जहां पर नेक्रोसिस होती है। मॉर्फोलॉजिकली हम और देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। देयर फीचर्स ऑफ द एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वही फीचर्स शो करेंगे। क्रोनिक हेपेटाइटिस वाले विल्सन्स डिजीज में सिवियर इन्फ्लेमेशन एंड हेपेटोसाइट नेक्रोसिस के फीचर्स आएंगे। एंड प्रोग्रेशन ऑफ दिस क्रोनिक हेपेटाइटिस सिरोसिस में होगा। तो वही बात होगी कि फैटी चेंज है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ यहाँ पर हेपेटोसाइट नेक्रोसिस है, और यही नेक्रोसिस जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस का फीचर है will lead towards the liver cirrhosis. Morphologically, अच्छा लिवर के बाद, अच्छा मॉर्फोलॉजी कंटिन्यूड है यहाँ पर। लिवर के बाद दूसरा ऑर्गन क्या है? ब्रेन। ब्रेन में जाके ये बेसल गैंग्लिया में ये डिपॉजिट होगी, और बेसल गैंग्लिया दिस इज मेनली एसोसिएटेड, इफ यू रिमेंबर, के पार्किंसंस डिजीज के साथ जो है बेसल गैंग्लिया का और इनका बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। तो ये वाले फीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अच्छा तीसरा ऑर्गन क्या है? आई में जाके। तो आई में कहां पर ये डिपॉजिट हो रहा है? लिम्बस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्नियल डिपॉजिशन है। इस पूरी स्टेटमेंट में से 2-3 बीसीक्यूज निकल आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि लिम्बस ऑफ कॉर्निया में जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है वहां पर ये जाके डिपॉजिट होती है, और वहां पर ये क्या बनाते हैं? ग्रीन टू ब्राउन डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्लेजर रिंग्स कहते हैं। दे आर वेरी डायग्नोस्टिक फॉर द विल्सन्स डिजीज। ये आई में डिपॉजिट हो रहे हैं। ऐसे जो ब्रेन में डिपॉजिट हो रहे हैं उसकी वजह से इसके फीचर्स आते हैं। कौन से? न्यूरोसाइकेट्रिक फीचर्स आते हैं। उनमें क्या है? बिहेवियरल चेंजेस है, कुछ साइकोटिक फीचर्स हैं, और पार्किंसंस डिजीज लाइक फीचर्स आते हैं। ट्रेमर और इस तरह के फीचर्स, रिजिडिटी, इस तरह के फीचर्स आ जाते हैं। और जो लिवर वाले फीचर्स हैं वो क्या करवाएंगे? वी नो दैट एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस वाले या क्रोनिक हेपेटाइटिस वाले और लिवर सिरोसिस वाले ये फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा इनकी जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे करते हैं? सीरम सेलुलोप्लाज्म लेवल। ये सेलुलोप्लाज्म क्या है? ये बाइंडिंग प्रोटीन है। ये क्या है? कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है। कॉपर जाके इससे बाइंड करता है। तो कॉपर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो
ये पूरा का पूरा जो सीरम में प्रोटीन है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है। ऑक्यूपाइड हो जाता है तो फिर से सेलुलोप्लाज्मिक लेवल हमें डिक्रीज मिलती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हेपेटिक कॉपर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। यूरिनरी एक्सक्रीशन, क्योंकि सीरम आयरन कॉपर सीरम कॉपर बढ़ी हुई है तो एक्सक्रीशन ज्यादा होती है, और ये जो है इसकी ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, और ये इसकी क्या है, स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तीसरा डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें हम देखते हैं तो अगेन ये भी उन्हीं दो पहली डिजीज की तरह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, and there are very low level of the alpha 1 antitrypsin in these patients because of the gene mutations. We find that major function of this protein is the inhibition of certain enzymes which are mainly the neutrophilic enzymes. उनमें proteases हैं, neutrophilic elastase हैं, cathepsin G है, proteinase 3 है, ये सारे के सारे जो है मोस्टली लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं जो कि न्यूट्रोफिल के पास या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में मौजूद होते हैं। इनकी इनहिबिशन करता है कौन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की यहाँ पर क्या हो जाती है इस डिजीज में, डेफिशिएंसी हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली डिफरेंट लीजन्स होते हैं। पल्मोनरी एम्फाइसीमा, दिस इज वन ऑफ द hallmark of this alpha 1 antitrypsin deficiency leads the development of the pulmonary emphysema. In liver disease, it also causes the liver disease as a consequence of accumulation of these proteins within the hepatocytes, क्योंकि जो है एंजाइम्स नहीं है तो वो प्रोटीन एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। जो इलास्टेज और कैथेप्सिन्स जीन, ये जो एंजाइम्स हैं उनकी जो है नहीं है। तो मॉर्फोलॉजिकली हम और देखते हैं तो alpha 1 antitrypsin deficiency, this is characterized present by the presence of round oval cytoplasmic globular inclusions within the hepatocyte। तो लिवर के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक ग्लोबुलर इंफ्यूजन्स आ जाती हैं। क्लिनिकली जब हम देखते हैं तो पॉलीस्टेटिक जॉइंटिस अपीयर्स इन अबाउट 10 to 20% ऑफ द न्यूबॉर्न्स में जो है ये 10 to 20% जो है पॉलीस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की तरह फीचर्स आना शुरू होते हैं। एडोलेसेंस में हम देखते हैं तो सिम्पटम्स दे मे बी रिलेटेड विद हेपेटाइटिस और सिरोसिस। तो हेपेटाइटिस वाले फीचर्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होगी और हेपेटोसाइट नेक्रोसिस होगी, और लिवर सिरोसिस में एडिशनली हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। So attacks of the hepatitis, they will subside and complete recovery, or they may become chronic and may lead to the liver cirrhosis because of this inherited disorders. दूसरा कंपोनेंट है आज के लेक्चर का जिसको मैंने मर्ज किया हुआ है दूसरे लेक्चर के साथ, उस पहले कंपोनेंट के साथ, और वो है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स लिवर के या बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट अगेन प्राइमरी है और सेकेंडरी है। मैलिग्नेंट प्राइमरी they arise from the liver, secondary they are arising somewhere else in the body and they are metastasizing to the liver, और liver में आकर पहुंचते हैं। जो बेनाइन थे उनमें हेमेंजियोमास है, कैवर्नस हेमेंजियोमास। लिवर की मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था कि जो हेपेटोसाइट्स हैं they are being supplied by blood on both the sides of the cell। इस तरफ भी ब्लड सप्लाई जा रही है, इस तरफ भी ब्लड सप्लाई जा रही है, और वो ब्लड सप्लाई दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द साइनोसाइडल स्पेसेस। तो लिवर की एक स्ट्रिप जा रही होती है जिसमें एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से पूरी स्ट्रिप है। उसके एक तरफ ऊपर की तरफ भी साइनोसाइडल स्पेस है, नीचे की तरफ भी साइनोसाइडल स्पेस है। तो क्योंकि यहाँ पर हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है तो यहाँ पर वेस्कुलर बेनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं। कौन से? हेमेंजियोमास। दूसरे हैं क्या? एडिनोमा, हेपेटिक एडिनोमा। अच्छा, मैलिग्नेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हेपेटोब्लास्टोमा, इमेच्योर सेल्स का ये ट्यूमर है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, दिस इज द मेन ट्यूमर है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद कोलियोकार्सिनोमा है और मेटासेल है। तो हेमेंजियोमा, दे आर द मोस्ट कॉमन benign liver tumor, they are more common than the adenomas। adenomas से ये ज्यादा कॉमन है। कैसे नजर आते हैं? रेड ब्लू सॉफ्ट नोड्यूल्स नजर आते हैं, यूजुअली ऑफ द स्मॉलर साइज, लेस देन 2 सेंटीमीटर इन साइज। हिस्टोलॉजिकली कैसे नजर आएंगे? जिस तरह से बॉडी में कहीं पर भी हेमेंजियोमास नजर आएंगे। कैसे बने हुए होते हैं?
थिन वॉल्ड वेस्कुलर चैनल्स, छोटी छोटी कैपिलरीज की तरह मल्टीपल कैपिलरीज ही कैपिलरीज नजर आती है, कैपिलरीज ही कैपिलरीज नजर आती हैं छोटी छोटी। तो ये इसका हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ दीस ट्यूमर्स व्हिच आर हेमेंजियोमास दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, और एक्सीडेंटली किसी और पर्पस के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है और सीटी स्कैन किया जाता है और पता चलता है छोटी सी नोड्यूल है 1 सेंटीमीटर की, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द बेनाइन हेमेंजियोमा। तो इसमें कोई डेंजर नहीं होता। अल्टीमेटली हम पेशेंट को इग्नोर करते हैं कि भाई, मतलब उसकी डिजीज को इग्नोर करते हैं कि भाई इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ऐसी कोई खास इमरजेंसी नहीं है, और इसको क्योंकि इसमें मैलिग्नेंट कन्वर्जन के चांसेस नहीं है, सो यू कैन इग्नोर एंड यू कैन कीप दिस विद योर बॉडी, विद योर लिवर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है एडिनोमास। These adenomas, they are usually associated with the contraceptives and with the females. So females who are using or having the intake of the oral contraceptives, they have higher chances of the hepatic adenomas, and usually these adenomas regress if the contraceptive intake is terminated. तो इनकी contraceptive जो intake है, अगर उसको stop किया जाए तो majority of these adenomas they can regress in size. So it is thought that they are more associated with the intake of the OCPs. Risk of developing these tumors is 30 to 40-fold more in those females who are taking OCPs. तो उसके साथ ज़्यादा associated है। इसकी 3 different subtypes हैं और उनकी कोई सच कोई खास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। एक है हेपेटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फा, हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, इन्फ्लेमेटरी हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, थर्ड इज बीटा कैटेनेट एसोसिएटेड हेपेटोसेलुलर एडिनोमा। इन तीनों में मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है कि ये जो है इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल, मैलिग्नेंट कन्वर्जन के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, रेयर है। देयर आर सम चांसेस फॉर द मैलिग्नेंट कन्वर्जन in these inflammatory hepatocellular adenoma and higher chances of conversion into the hepatocellular carcinoma in this third category which is the beta-catenin category. तो इनमें malignant potential है, हेमेंजियोमास में हमने देखा बिल्कुल नहीं था, इन एडिनोमास में malignant potential है and highest potential this is with the beta-catenin type 3. Some potential in the inflammatory hepatocellular adenoma as well, but no potential for the malignant transmission in the type 1. अब हम आ जाते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पर। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ऑन द टॉप दिस इज हेपेटोब्लास्टोमा। हेपेटोब्लास्टोमा इज अ ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर नंबर 1। ब्लास्टोमा हम कहते हैं इमेच्योर सेल्स को, ब्लास्ट सेल्स हम कहते हैं हमेशा इमेच्योर सेल्स को। ये कौन सा ट्यूमर है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन लिवर ट्यूमर ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। अब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर चाइल्डहुड का है, ठीक है। और लिवर ट्यूमर की हम बात करें, अगर लिवर की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें तो हेपेटोब्लास्टोमा, और मैलिग्नेंट की बात करें तो हेपेटोब्लास्टोमा है। अदरवाइज बेनाइन में अलग टाइप का, बेनाइन में हमने देखा तो हेमेंजियोमास से, और अगर इस चाइल्डहुड एज ग्रुप को भी निकाल दें तो फिर भी ये नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एज ग्रुप को हम निकाल दें, ओवरऑल हम बात करें तो ह्यूमंस की बात करें तो उसमें मेल फीमेल यंग ओल्ड सब आ जाए तो फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा। So rare over the age of the 3 years means it's the tumor before the age of the 3 years. Patients with familial adenomatosis polyposis, जो GI में हमने देखा था जिसमें familial lesion था, जिसमें inherited lesion था, जिसमें more than 1,000 तक जो है polyps नजर आते थे, जिसमें malignant potential बहुत ज्यादा था, उनमें जो है ये हेपेटोब्लास्टोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं तो इसमें 2 तरह के हमें ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। कुछ एपिथेलियल होते हैं, कुछ मिक्स टाइप होते हैं जिनमें एपिथेलियल और मेसेंकाइमल कंपोनेंट दोनों ही देखने को मिलता है। नाउ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द डेथ वर्ल्डवाइड, accounts for approximately 5.5% of the all cancers of the body, and 85% of the cases they are in those population which are having the high rates of the HPV infection. हमने जब HPV और HCV किया था तब हमने देखा था कि HCV is more associated with the chronic
more associated with the liver cirrhosis. HPV was less associated with the chronic as well as with the liver cirrhosis. But the cases of the hepatocellular carcinoma, they are more seen with the HPV as compared to the HCV. ठीक है, लेकिन HCV में भी जो है हमें HCC के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इटियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो दोनों ही आ जाते हैं, HPV भी आ जाता है और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन भी आ जाता है, अल्कोहलिज्म भी है, नेश भी है। नेश हमने इसलिए NAFLD क्यों नहीं लिखा कि उसमें स्टीटोसिस और स्टीटोसिस विद इन्फ्लेमेशन ये दोनों कंडीशंस लिवर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ किसको रखा है, नेश को। एंड यू नो वेल व्हाट इज द नेश एंड व्हाट इज NAFLD। अगर हम NAFLD की बात कर रहे हैं तो उसमें सिंपली फैटी चेंज भी हो सकती है, सिंपली फैटी चेंज विद इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और तीसरी कैटेगरी नेश भी हो सकती है। तो तीनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन HCC की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टीटोहेपेटाइटिस व्हिच इज द नेश दैट इज मेनली है। उसके बाद कुछ फूड कंटामिनेटेड है एफ्लोटॉक्सिन्स, ये भी जो है जो कि फंगल जो है फंगस है एफ्लोटॉक्सिन्स, वो भी एसोसिएटेड है विद द HCC। उसके बाद कुछ अनकॉमन कॉजेज है जिसमें कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी प्लस टायरोसिनीमिया है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, हीमोक्रोमेटोसिस जो कि हेरिडिटरी वाली थी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब एंजाइम डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। उसमें जो है कुछ मल्टीपल फैक्टर्स जेनेटिक, जेंडर, केमिकल, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कार्सिनोजेनेसिस जैसे मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, इस तरह से यहाँ पर भी मल्टीपल फैक्टर्स दे मे बी इन्वॉल्वड इन द इटियोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं तो हमें यूनिफोकल एक बहुत बड़ा मास मिल सकता है, मल्टीफोकल मींस एक जगह पर एक लोब में, दूसरी लोब में, अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, इस तरह से मिल सकते हैं। डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव कैंसर्स भी मिल सकते हैं, और इनमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोपेंसिटी है फॉर द इन्वेजन ऑफ द वेस्कुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि हेपेटोसाइट का ये ट्यूमर है और ये इन्वेड करेगा कहां पर, साइनोसाइटल स्पेस में। ठीक है, तो ये इजी पेनिट्रेशन करता है कहां पर, ब्लड वेसल्स में, वेस्कुलर स्ट्रक्चर में, और इसका एक बहुत यूनिक पैटर्न होता है, और वो यूनिक पैटर्न हमने रीनल सेल कार्सिनोमा में मैंने भी आपको बताया था कि रीनल सेल कार्सिनोमा किस तरह से मेटास्टेसाइज करता है, स्नेक लाइक फैशन में, और वही पैटर्न यहाँ पर भी मिलता है कि ट्यूमर क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किसको, साइनोसाइडल स्पेस को, पोर्टल सर्कुलेशन को, और फिर पोर्टल सर्कुलेशन में एक ट्यूमर सेल उसके साथ दूसरा तीसरा अटैच होता जाता है, और वो ट्रैवल नहीं करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के साथ, ट्रैवल नहीं करते हैं, वो एक साथ यूनाइट होते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उस सर्कुलेशन को ब्लॉक करते जाते हैं, उस पूरी वेन में, उस पूरी वेसल में ये ट्यूमर सेल मौजूद होते हैं, इसीलिए ये स्नेक लाइक पैटर्न हो जाता है, जो कि रीनल सेल कार्सिनोमा के बाद हमें HCC में देखने को मिलता है। और ये पोर्टल सर्कुलेशन से ऊपर जाते जाते इंफीरियर वेना केवा तक ये ट्यूमर पड़ा रहता है, पूरी पोर्टल्स जो है ट्रैक जो है ये ट्यूमर सेल्स के साथ, और समटाइम्स दे विल रीच अप टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एरिया। क्लिनिकली नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हैं शुरू में, जो कि वायरल हेपेटाइटिस का मेन इंपॉर्टेंट कॉज है, इसलिए इसका क्रोनिक हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस वाले जो फीचर्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। राइट एब्डोमिनल पेन है, मलेज, फैटिग, वेट लॉस, फुलनेस, हेपेटोमेगाली, वही नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हमें जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस में मिलते हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अल्फा फीटोप्रोटीन, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, this may be seen in about 50% of the population। तो अगर अल्फा फीटोप्रोटीन नेगेटिव आता है या उसकी लेवल्स लो आती हैं इधर से, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि HCC ना हो, क्योंकि सारे पॉपुलेशन में हमें अल्फा फीटोप्रोटीन तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें ज्यादातर जो है पेशेंट्स में हम अल्फा फीटोप्रोटीन जरूर करवाते हैं, और जब भी सस्पिशन बढ़ता है तो हम यूरी इस पर जा रहे होते हैं। अल्टीमेटली हम जाते हैं किस पर, CT और अल्ट्रासोनोग्राफी पर, और इन पर डायग्नोसिस हो जाती है। यूजुअली वी डोंट गो फॉर द बायोप्सी, क्योंकि पेशेंट का क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से पहले ही वो पेशेंट जो है डिटोरिएटेड होता है, पहले ही वो
जो है कंप्रोमाइज लिवर के साथ लाइफ गुजार रहा होता है, अब हम उसकी लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, लिवर ट्रांसप्लांट इज नॉट इजी गेम। तो ऐसे सारे पेशेंट्स में हम बायोप्सी करके कर क्या लेंगे, ठीक है। तो हमें अल्ट्रासाउंड पर मास नजर आ जाता है, सीटी करते हैं मास नजर आ जाता है, जिसमें क्लिनिकल सस्पिशन हमारा बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ अगर हमें अल्फा मीटोप्रोटीन मिल जाता है तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ इसमें HCC है। और फिर इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बुरी है। प्रोग्नोसिस हम देखते हैं तो ये लिवर को इजीली मेटास्टेसाइज कर देता है, और लिम्फ नोड मेटास्टेसिस कम है क्योंकि ब्लड के थ्रू ये मेटास्टेसाइज ज्यादा करता है। और इसमें हम देखते हैं प्रोग्नोसिस क्या है, सर्वाइवल क्या है, 30% है व्हेन द ट्यूमर इज लिमिटेड टू द लिवर। और लिवर तक लिमिटेड होता ही नहीं है, लिवर तक लिमिटेड होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इट हैज गॉन बियॉन्ड द लिवर। और हम 5 to 10% पेशेंट्स में देखते हैं और जो है 5 year सर्वाइवल है विद एन एक्स्ट्रा हेपेटिक स्प्रेड। लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो तो मैंने देखा है 6 महीने से ज्यादा 1 साल तक सर्वाइवल है इन पेशेंट्स का। 5 year सर्वाइवल तो बहुत दूर की बात है, 1 साल तक इन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द HCC। तीसरा ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, कोलिंजोकार्सिनोमा। This cholangiocarcinoma can be intrahepatic, can be extrahepatic. Intrahepatic bile duct से अगर arise हो रहा है, then we call it, और intrahepatic biliary tree से we call it intrahepatic cholangiocarcinoma. Extrahepatic bile duct से arise हो रहा है, then we call it not extrahepatic cholangiocarcinoma, simply we go for calling it as biliary adenocarcinoma. जो इंट्राहेपेटिक है, दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लिवर। तो फर्स्ट वन कौन है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लेकिन अगर बात चाइल्डहुड किया जाए तो फिर हेपेटोब्लास्टोमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पर आ जाएगा। वैसे और अब हम ये तीसरा ट्यूमर देखते हैं जो कि मैलिग्नेंट है। रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, कुछ फाइब्रोपॉलिसिस्टिक लिवर डिजीज है, स्क्लेरोटिक कोलिंजाइटिस है, लिवर फ्लूक्स से इन्फेस्टेशन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है लिवर में, हेपेटोलिथियासिस है, CLD है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, NAFLD है। ऑल दीस मे बी एसोसिएटेड विद द मैलिग्नेंट biliary ट्यूमर्स। क्लिनिकली हम देखते हैं जो इंट्राहेपेटिक कोलिंजोकार्सिनोमास एंड दे आर डिटेक्टेड इंसिडेंटली बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज एंड बिकॉज ऑफ देयर एसिम्प्टोमेटिक नेचर। प्रेजेंस जो है इनकी प्रेजेंटेशन जो है एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा रहती है, इसलिए इनको हम इंसिडेंटली फाइंडिंग में मिल जाती है। जब पेशेंट को हम किसी और पर्पस के लिए, किसी और डिजीज को रूल आउट करने के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए या CT स्कैन MRI के लिए भेजते हैं तो पता चलता है कि जो है कोलिंजोकार्सिनोमा कोई बाइल डक्ट का ट्यूमर नजर आ रहा है, बाइल डक्ट जो है। और समटाइम्स वी सी a cholestatic picture in these patients otherwise with the liver mass। और जो एक्स्ट्राहेपेटिक है और उनमें biliary obstruction के फीचर्स ज्यादा आते हैं। मेटास्टेटिक ट्यूमर आखिरी। मेटास्टेटिक ट्यूमर क्या है, जो कि किसी और ऑर्गन से यहाँ पर मेटास्टेसाइज कर गया है। तो लिवर बाय मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी इज फॉर मोर देन द प्राइमरी। प्राइमरी से ये ज्यादा कॉमन, प्राइमरी से ज्यादा कॉमन है। तो अगर हम कहें कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत ही एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स विद इन द लिवर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन, और उसमें हम मेटास्टेटिक भी रखते हैं। तो अभी हमने कहा कि HCC ज्यादा कॉमन है, फिर हम अभी फिर दोबारा अपनी बात से मुकर जाते हैं और मेटास्टेटिक पर आ जाते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन और स्टेटमेंट पर कि हमने स्टेटमेंट किस तरह की रखी हुई है और फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पर क्या दे रहे हैं। तो प्राइमरी से ये ज्यादा कॉमन है मेटास्टेटिक, और उसके बाद ये कहां से आ सकते हैं, these are some organs from where these tumors can reach the liver। उसके बाद ये ट्यूमर्स भी हैं जो कि आ सकते हैं। So this is all about the liver। पैथोलॉजी को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और कहते हैं 4 में डिवाइड किया जाता है, एक है एक्वायर्ड, एक है इनहेरिटेड। अच्छा, एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में एक ही डिसऑर्डर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज,
और जो इनहेरिटेड हैं उनमें 3 डिसऑर्डर्स हैं, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज एंड अल्फा 1 antitrypsin deficiency. So there are 3 disorders basically in the inherited and 1 in the acquired disorder. Non-alcoholic fatty liver disease. Ultimately, they are going either for the chronic disease or sometimes the liver cirrhosis. So let's start with the first one, non-alcoholic fatty liver disease, which is one of the cause of the acquired disorders. So how we can define this non-alcoholic fatty liver disease? Basically, this is a group of disorders in which there may be the different changes. One of the changes is the hepatic steatosis, that is the fatty liver, in which in those individuals who do not consume alcohol or don't have any secondary hepatic fat accumulation cause. तो दोनों चीजें एब्सेंट हैं, ना अल्कोहल की इंटेक है, ना ही जो secondary hepatic fat accumulation की causes just like HCV, Wilson disease, medication, ये सब absent है. Still there is fatty liver. Still there is hepatic steatosis. The hepatic steatosis, so in the absence of alcohol consumption, in the absence of any secondary hepatic fat accumulation causes. So this may be in patients with the obesity, in patients with the DM, type 2 and hyperlipidemia. There are some associated risk factors with NAFLD. So it's a group of disorders in which their predominant feature, it is the hepatic steatosis or fatty liver. Hepatic steatosis or fatty liver. And this becomes the most common cause of the chronic liver disease in the US population. Asian में हमारे पास chronic liver disease में viral hepatitis, that is the more important cause, more common cause. But here in the US population we see that this NAFLD is one of the important cause or the common cause you can say. So I say that this is a group of condition which comprises of 3 disorders, 3 morphological changes you can say. Number 1, simple hepatic steatosis. That is the fatty change. Second is this steatosis associated with the inflammation. So number 1 is without inflammation. Number 2, that is with the inflammation. And number 3, that is a NASH. NASH is non-alcoholic steatohepatitis. Now that is mainly important condition here, which is associated with the liver fibrosis. So we will see these 3 entities which are under the heading of NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. So NASH, you can say NASH is the component of NAFLD in which we see steatosis, we see the inflammation, additionally we see the fibrosis. तो 3 features इसमें NASH में आ जाते हैं: steatosis without inflammation, steatosis with inflammation, and third is with fibrosis additionally. So number 1 is the So clinically, these patients with the non-alcoholic fatty liver disease, they may be asymptomatic as far as the simply steatosis is concerned. अगर steatosis है without inflammation, उसमें patient majority of these patients they remain asymptomatic. Other non-specific features just like jaundice features जिस तरह से होते हैं, fatigue है, hepatomegaly है, right-sided abdominal discomfort है, ये सारे features मिलेंगे हमें. उसके बाद diagnostic, that is diagnosis. This is with the mainly ultrasonography. So imaging studies, they can help in the fat accumulation, can help in the diagnosis of the fatty liver. तो imaging वर्ड से ultrasonography, CT, MRI, ये सारी imaging studies हैं, ये help out करती हैं. Liver biopsy is the definite diagnosis which helps to detect the type of the fatty change कि microvesicular है, macrovesicular है, किस तरह की fat accumulation हो रही है, ये exactly जो है हमें biopsy पर पता चलेगा. उसके बाद अगर if there is any presence of the inflammation, this can only be done on the again on the biopsy, not on the imaging techniques. कि inflammatory changes हैं या नहीं है. Again, this can be done with the help of the liver biopsy. The next is the fibrosis. Again, this change is easily detectable on the liver biopsy. So the features, you can say the features of the NASH. Features of the NASH, which includes the fatty change, inflammation,
fibrosis. They can easily be done on the liver biopsy. अच्छा, इनकी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हम करेंगे। तो ALT they may be elevated in majority of these patients with a NASH, क्योंकि यहाँ पर ही इन्फ्लेमेशन मिल रहा है, यहाँ पर ही फाइब्रोसिस मिल रही है, इसीलिए इस NASH में हमें लिवर एंजाइम्स भी एलिवेटेड मिलते हैं। इसका रेशियो जो है लेस देन 1 होता है, जो कि बाकी स्टीटोहेपेटाइटिस में जो कि अल्कोहलिक होती है उसमें ये रेशियो अबाउट 2 और 2.5 तक चला जाता है। AST ALT रेशियो जो है, और जो नॉन अल्कोहलिक है इसमें ये रेशियो लेस देन 1 रहता है। सो दिस कैन बी अ डिफरेंशिएटिंग फीचर कि हम जो लिवर एंजाइम्स हैं ALT एंड AST, इनका जो रेशियो है दैट रिमेंस लेस देन 1। मॉर्फोलॉजी पर आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने NAFLD को ही 3 कैटेगरीज में दिखाया गया है: सिंपल स्टीटोसिस, स्टीटोसिस विद इन्फ्लेमेशन एंड स्टीटोसिस विद इन्फ्लेमेशन एडिशनली फाइब्रोसिस। So morphologically we see mainly NASH, and we term it as an steatohepatitis. This is characterized by number 1 steatosis, number 2 inflammation, number 3 fibrosis. These are the 3 features of the NASH. तो इसको याद करने का तरीका क्या है? स्टीटोसिस, उसके बाद इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्होंने आगे उसमें इन्फ्लेमेशन की कहानी बता दी कि मेनली न्यूट्रोफिल्स हैं, मेनली बॉडीज हैं, हेपेटोसाइट डेथ हो रही है, और फाइब्रोसिस पोर्टल ट्रेट से अराउंड होती है, टर्मिनल हेपेटिक वेन्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड ये हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो कि NASH के हैं, मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये तीनों फीचर्स हमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मिलेंगे। अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो, अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो तो उसमें क्या मिलेगा? स्टीटोसिस अगेन मिलेगी, इन्फ्लेमेशन अगेन मिलेगी, फाइब्रोसिस भी मिलेगी। तो हमें क्लिनिकल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक वी नीड द क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट द हिस्टोलॉजिकल क्राइटेरिया। हिस्टोलॉजिकल क्राइटेरिया पर हम NASH लेवल कर देंगे, बट वी नीड द कोरेस्पॉन्डिंग क्लिनिकल इंफॉर्मेशन कि अल्कोहल की हिस्ट्री है या नहीं है, या कोई और जो क्रोनिक लिवर डिजीज के कॉजेज हैं, मेडिकेशन है, वो है या नहीं है। तो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन प्लस में हमें ये जो हिस्टोलॉजी है ये सारी हेल्प आउट करेगी टू रूल आउट द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इसमें ये सारे जो ये वैक्यूलेटेड स्पेसेस हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं कि ये हेपेटोसाइट्स हैं जिनके अंदर फेट एक्यूमुलेशन, हेपेटोसाइट्स के अंदर फेट एक्यूमुलेशन हुई है। उसकी वजह से क्या हुआ? साइटोप्लाज्म जो है वो आस्ता आस्ता वहां पर एम्प्टी स्पेसेस हुई है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। फेट एंड ट्राइग्लिसराइड्स दे आर गोइंग टू एक्यूमुलेट विद इन द साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म। उसकी वजह से ये डिफरेंट साइजेस की छोटी और बड़ी स्पेसेस बन जाती हैं। छोटी स्पेसेस हैं, बड़ी स्पेसेस हैं। इफ देयर आर द मेनली स्मॉल वैक्यूल्स वी कॉल इट माइक्रोवेसिकुलर। जिस तरह से हमने ग्रॉस में लिवर सिरोसिस में याद है माइक्रो नोड्यूलर और मैक्रो नोड्यूलर, लेकिन वो क्या था? वो नोड्यूल्स थी, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, वो अलग चीज थी। ये क्या है? फेट एक्यूमुलेशन। दिस इज टोटली डिफरेंट। अच्छा, ये हेपेटिक पोर्टल ट्रैक्ट है, और पोर्टल ट्रैक्ट से दूसरे पोर्टल ट्रैक्ट के बीच में ब्लू कलर की जो है ये फाइब्रोसिस इंडिकेट हो रही है, एंड दिस फाइब्रोसिस इज विद अ स्पेशल स्टेंट, वी कॉल इट मेसन ट्राइक्रोम स्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। DCQ सिंपल DCQ है, लेकिन कभी कभार ये आपके जो मेडिकल ऑफिसर के जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभार हम भी ये एग्जाम्स देते हैं टू फाइंड आउट द फाइब्रोसिस, to rule out the fibrosis in the liver cirrhotic patient. What type of the special stent is used, and the name of the stent is the trichrome stent. पूरा नाम इसका क्या है? मेसन ट्राइक्रोम स्टेंट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर इनहेरिटेड पर। हमने एक लीजन किया जो अक्वायर्ड है, और अक्वायर्ड लीजन में NAFLD है, और उसके बाद 3 लीजन्स हैं जो कि इनहेरिटेड हैं। ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। NAFLD भी मेटाबॉलिक है, अब जो हम करने वाले हैं वो भी मेटाबॉलिक है। इनहेरिटेड में 3 है, कौन से हैं? हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन्स डिजीज एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये 3 इनहेरिटेड